पूनम ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसको अपनी बेटी रूपाली की आवाज अपनी सास कामिनी जी के कमरे से सुनाई पड़ी। उसने ना आव देखा ना ताव और दंदनाते हुए अपनी सास के कमरे में घुसी और झटाक से अपनी बेटी रूपाली का हाथ पकड़ा, जो कि अपनी दादी की गोद में बैठकर लाड़ लड़ा रही थी, और बड़ी जोर से उस पर चिल्ला पड़ी। रूपाली, मैंने तुमसे कितनी बार इस कमरे में आने के लिए मना किया है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती है? मम्मा, मुझको दादी माँ से बात करनी है। दादी माँ कितने दिनों बाद घर लौटी है, मुझको दादी माँ के पास ही रहना है। रूपाली पूनम की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करते हुए बोली। बहू, क्यों नाराज हो रही हो रूपाली पर? थोड़ी देर इसे मेरे पास बैठने दो ना, अभी थोड़ी देर में मैं इसे वापस भेज दूंगी। एक तरह से कामिनी जी ने पूनम की चिरौरी करते हुए कहा। तुमने ही इसका दिमाग खराब कर रखा है, तभी ये इतनी बदतमीजी करती है। पूनम के दिल में सास के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। उसको तो कामिनी जी घर में पड़े फालतू सामान से भी ज्यादा नागवार गुजरती थी। बहू, रूपाली बच्ची है। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। जहां प्यार मिलता है वहीं पर खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं। क्या बिगड़ जाएगा अगर ये 2 घड़ी अपनी दादी माँ के पास बैठ जाएगी? कामिनी जी ने साड़ी के पल्लू की कोर से भर आई आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, और रूपाली कसकर कामिनी जी से चिपक गई कि कहीं उसकी माँ उसको वापस ना ले जाए। लगता है रूपाली, तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहते ही पूनम ने तड़ाक से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसको लगभग घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर चली गई। पूनम तो रूपाली को लेकर चली गई, लेकिन कामिनी जी का दिल रूपाली की दर्द भरी आवाज सुनकर जार जार रो पड़ा। कितना प्यार करती है रूपाली उनको, और वो रूपाली को। आखिर दादी पोती का रिश्ता होता भी तो बड़ा प्यारा है, लेकिन पूनम को ना तो कामिनी जी की भावनाओं से कुछ लेना देना था और ना ही रूपाली की भावनाओं से। कितना मना करती हैं कामिनी जी रूपाली को उनके पास आने के लिए, लेकिन रूपाली मानती ही नहीं। जहां जरा सा भी मौका पाती झट से कामिनी जी के कमरे में चली आती। इस समय भी पूनम बाजार गई हुई थी और कामिनी जी आज ही तीर्थ स्थान से 12 दिनों के बाद वापस लौट कर आई थी। और जब वो लौटी तब रूपाली स्कूल गई हुई थी, और जब वो स्कूल से वापस आई तो कामिनी जी के कमरे का दरवाजा खुला देखकर झट से आकर उनकी गोद में बैठ गई। कामिनी जी ने पूनम को घर से बाहर जाते हुए देखा था तो वे निश्चिंत थीं, इसलिए वो रूपाली को गोद में बिठाकर दुलारने लगी कि तभी पूनम बाजार से लौटकर वापस आ गई और उसका सारा गुस्सा रूपाली और कामिनी जी पर उतर गया। कामिनी जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए पोती की सिसकारियों को सुन रही थी। क्या हुआ अगर सगी पोती नहीं है, लेकिन माना तो मैंने उसको सगी से भी बढ़कर है। यही सब सोचते सोचते वो अतीत की ओर मुड़ गई। कामिनी जी ने अपने बेटे रवि का विवाह बहुत ही खुशी के साथ किया था, और बहू नीलम आई भी बहुत ही सुशील और संस्कारी। नीलम का चेहरा देखकर कामिनी जी फूली नहीं समाती, और नीलम भी हर समय कामिनी जी के आगे पीछे मम्मी मम्मी करते हुए घूमती रहती। रवि को भी बहुत संतुष्टि होती कि चलो माँ को मान सम्मान देने वाली बहू आ गई। बहुत जल्द ही नीलम ने माँ बनने की खुशखबरी सुना दी। अब तो कामिनी जी और रवि की खुशियों को 4 चांद लग गए। वे दोनों ही नीलम का बहुत ख्याल रखते, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों पर ग्रहण भी लग जाता है। एक दिन कामिनी जी और रवि बैंक गए हुए थे। नीलम तब थोड़ा बहुत काम कर रही थी, जबकि कामिनी जी उसको मना करके गई थी। लेकिन नीलम उस हिदायत को अनसुना करके काम में लग गई, और जैसे ही वो रसोई से बाहर निकली उसका पैर किसी चीज से उलझ गया और वो पेट के बल गिर पड़ी। असहनीय सी पीड़ा उसके शरीर में दौड़ गई, और तभी कामिनी जी और रवि ने घर के अंदर कदम रखा। कामिनी जी और रवि तो नीलम की हालत देखकर एकदम से घबरा उठे। रवि ने उल्टे पैर नीलम को गाड़ी में डाला और कामिनी जी के साथ झट से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन प्रकृति की विडंबना कुछ ऐसी रही कि नीलम और बच्चे दोनों को ही ना बचाया जा सका। अब तो कामिनी जी और रवि दोनों पर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हंसता मुस्कुराता परिवार पूरी तरह से मायूसी में डूब गया। न किसी को खाने की फिक्र, न पीने की। ऐसे समय में कामिनी जी की एक दूर के रिश्ते की बहन रवि के लिए पूनम का रिश्ता लेकर आई। पूनम उनकी जेठानी की बहन की बेटी थी। उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। उसकी गोद में 2.5 साल की बेटी रूपाली थी। कामिनी जी ने बहुत सोचा, लेकिन फिर रवि के साथ मिलकर विचार किया कि चलो रूपाली को पिता का प्यार रवि से मिल जाएगा। हालांकि अभी रवि नीलम की यादों से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन फिर भी कामिनी जी का मन देखकर तैयार हो गया, और फिर मंदिर में एक साधारण समारोह में दोनों की शादी संपन्न हो गई। कामिनी जी के घर में खुशियों ने फिर से एक बार दस्तक दे दी, और रवि ने भी खुशी खुशी रूपाली को अपना लिया।
रूपाली दिन भर घर में पायल पहनकर चहकती रहती। कामिनी जी को तो जैसे प्राण ही मिल गए, क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी। समय के साथ शुरू में 2-3 साल तो पूनम का व्यवहार सही रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में कामिनी जी तिनके के समान चुभने लगी। कामिनी जी जो कुछ भी कहती वो उसका उल्टा ही करती। अगर रवि कामिनी जी के पास उठता बैठता तो वो भी उसको फूटी आंख नहीं सुहाता, और रूपाली को तो कामिनी जी के पास वो जाने ही नहीं देती। लेकिन बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। रूपाली पूनम की बातों को अनसुना करके कामिनी जी के कमरे में भाग जाती। रवि के मना करने के बावजूद भी पूनम ने लड़ झगड़ कर अपनी रसोई अलग कर ली। घर को कलह से बचाने के लिए कामिनी जी ने उस परिस्थिति में भी रवि को समझा बुझाकर समझौता कर लिया। लेकिन बात तब तो और भी बिगड़ गई जब पूनम ने रवि की अपनी माँ से बात करने पर रोक टोक लगा दी, वो भी रवि को कामिनी जी की कसम देकर। अब तो रवि बिफर पड़ा, लेकिन एक बार फिर कामिनी जी ने माँ के दिल से समझौता किया। हालांकि ये समझौता करने के लिए उनका दिल नहीं मान रहा था। भला एक माँ अपने बच्चे से बात किए बिना कहाँ रह सकती है। लेकिन बेटे के सुखी जीवन की खातिर उन्होंने अपने कलेजे पर बहुत बड़ा पत्थर रख लिया। अब तो कामिनी जी अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर निकलती, बस रवि को कमरे की खिड़की से आंखों में आंसू भरकर चुपचाप निहार लेती, क्योंकि वो बेटे बहू के बीच कलह का कारण जो नहीं बनना चाहती थी। लेकिन रूपाली को तो कोई भी नहीं रोक सकता था। वो तो बस झट से मौका पाते ही कामिनी जी के कमरे में घुस आती। हालांकि कामिनी जी जानती थी कि बहू को रूपाली का इस तरह उनके कमरे में आना बिल्कुल नागवार गुजरता है, लेकिन वो भी रूपाली को प्यार किए बिना नहीं रह पाती थी। आखिर जब वो इस घर में आई तो सबसे ज्यादा प्यार उसको कामिनी जी ने ही दिया, लेकिन पूनम ने उस एहसान को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। अचानक रवि की आवाज से कामिनी जी की तंद्रा भंग हुई। क्यों रुला रही हो इस मासूम को? रवि ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में घुसते ही बोला। रवि, अपनी मम्मी को समझा दो, मुझको उनका रूपाली से लाड़ दुलार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पूनम लगभग चीखते हुए बोली। पूनम, आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मम्मी ने? अगर वो जरा सा रूपाली से प्यार कर लेती है तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, और फिर रूपाली उनकी पोती है। रवि ने पूनम को समझाते हुए कहा। नहीं रवि, रूपाली उनकी पोती नहीं, मेरी बेटी है, और उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। मैं जो चाहूंगी रूपाली वही करेगी। पूनम ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन पूनम, एक बात बताओ, मैं भी तो मम्मी का बेटा हूं, और मम्मी का भी तो मुझ पर पूरा हक है। लेकिन तुमने तो मेरी मम्मी से उनका बेटा और उनका हक दोनों ही छीन लिया। तुम क्या समझती हो कि मैं ये सब तुम्हारा किया धरा खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहा हूं? पूनम, एक बात याद रखना, आज तुमने मेरी मम्मी से उनका बेटा छीना है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि भगवान तुमसे तुम्हारी बेटी को ही छीन ले। मुझको ये शब्द कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रूपाली मेरी भी बेटी है। लेकिन एक बात तो तय है, इंसान जैसे बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मैं कैसे अपनी माँ से बात किए बिना रह पाता हूँ मैं ही जानता हूँ। जब वो चुपके से मुझको खिड़की से निहारती है तो जी करता है कि फिर से नन्हा बच्चा बनकर दौड़कर उनके गले से लिपट जाऊं। लेकिन इधर तुम्हारी कसम ने और उधर मम्मी ने तुम्हारे सुख की खातिर अपनी कसम देकर मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं। फिर भी मुझको इतना तो विश्वास है कि भगवान एक दिन इसका हिसाब तुमसे जरूर लेगा। तुमको तो मम्मी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हीं की जिद की वजह से तुम इस घर में हो, वरना मैं तो नीलम के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इतना कहकर रवि एकदम से छोटे से बच्चे के समान बिलख बिलख कर रो उठा। प्लीज रवि, रूपाली की मुझसे दूर जाने की बात ना करो, मैं तो सचमुच मर जाऊंगी उसके बिना। रवि की बातों से पूनम घबरा उठी और उसका ठंड के मौसम में भी माथे पर पसीना छलक आया। क्यों पूनम, जब बात अपने मातृत्व पर आई तो तुम बिलख पड़ी, लेकिन मेरी मम्मी भी तो मेरे बिना तिल तिल कर मर रही है। आखिर उनका क्या कसूर? कई महीनों से अंदर दबा रवि के मन का गुबार आज फूट फूट कर बाहर निकल रहा था। सॉरी रवि, मुझको माफ कर दो। मैंने सचमुच एक माँ का दिल दुखाकर बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं मम्मी जी से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। वो बहुत समझदार है, देखना वो मुझको जरूर माफ कर देंगी। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। इतना कहकर पूनम कामिनी जी से माफी मांगने के लिए उठ खड़ी हुई। रवि पूनम का व्यवहार देखकर पहले तो आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर उसने एक लंबी सी ठंडी सांस भरी। पूनम ने रूपाली का हाथ पकड़ा और कामिनी जी के कमरे में पहुंच गई। कामिनी जी को तो सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये क्या माजरा है, लेकिन फिर वो पूनम की अगली प्रक्रिया का इंतजार करने लगी। मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए। मुझको पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है,
मैंने आपको आपके बेटे से दूर करके बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब आप अपने बेटे और पोती से बिल्कुल भी दूर नहीं रहेंगी। आज से हम सबका खाना भी एक साथ एक ही रसोई में बनेगा। पूनम कामिनी जी के पैरों को पकड़कर बैठ गई। उठो पूनम, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कामिनी जी ने अपने निर्मल स्वभाव के अनुसार पूनम को उठाकर अपने गले से लगा लिया। मम्मी जी, आप सचमुच बहुत महान हैं। आपने एक पल भी गवाए बिना मेरी गलतियों को माफ कर दिया। पूनम तो अब रो ही उठी। पूनम बेटा, अब उठो, मुस्कुराओ और रवि को चाय बना कर दो, उसको ऑफिस से आए काफी देर हो गई है। कामिनी जी ने पूनम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अरे भाई देखो, मैं ना खुद ही सबके लिए चाय बना लाया और आज बहुत दिनों के बाद सब लोग एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। रवि हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर कमरे में दाखिल हुआ। अरे रवि, तुम चाय बना लाए? पूनम चौंक कर बोली। पूनम, आज मैंने सोचा कि अपने हाथ की चाय बनाकर तुम सास बहू को खुश कर दिया जाए। और कुछ ही देर बाद घर में खुशियों के ठहाके गूंज रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।